मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। आज हम लोग पावर उपस्कर सेल और बैटरी के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में सेल के प्रकार, बनावट, सेलों का विवरण, सेल की क्षमता, लेड एसिड सेल की बनावट, प्राथमिक सेलों की जांच व रखरखाव, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, पोलराइजेशन, प्राइमरी सेल के दोष, टेस्टिंग, सेल का संयोजन के बारे में अध्ययन किए थे। आज इस भाग में हम लोग लेड एसिड सेल का रखरखाव, इनिशियल चार्जिंग सेकेंडरी सेल का, इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना, सावधानियाँ, सेकेंडरी सेल की चार्जिंग दर व समायोजन, सेकेंडरी सेल में विभिन्न दोष व उसकी रोकथाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेड एसिड बैटरी की रखरखाव और सावधानियाँ, जिसमें पहला है बैटरी को हवादार कमरे में रखना चाहिए, सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। यानी बैटरी जिस कमरे में होनी चाहिए उसमें जो है जंगले, रोशनदान इत्यादि होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि उस पर सीधी जो सूर्य की प्रकाश आती है सीधे हमारे बैटरी पे न पड़े। बैटरी को खुली लो से दूर रखना चाहिए, मतलब बैटरी को ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए कि जहाँ पे आग उग जलती हो। बैटरी का कैप हमेशा बंद रखें। बैटरी का जो कैप है जिसके खोल के हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करते हैं उसको हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए कि अगर कैप खुला हुआ है तो उसमें कोई लोहे का कड़, नट बोल्ट उसमें जा सकता है, जिसके कारण हमारी जो बैटरी है उसकी प्लेटें आपस में शॉर्ट हो जाएंगी। इसलिए हमेशा उसको बंद करके रखना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल वाष्प के कारण कम होने पर डिस्टिल्ड वाटर डालते रहना चाहिए। जबकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट के जो फ्लोट होता है वह उसमें बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को बताता है, और उसमें ग्रीन और रेड इंडिकेशन फ्लोट पे बने होते हैं। अगर रेड इंडिकेशन में वो फ्लोट आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो है कम हो गया है। इस केस में हमें उसमें डिस्टिल वाटर डालना चाहिए, और हमारा फ्लोट जो है हमेशा जो है ग्रीन एरिया में होनी चाहिए। बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में न रखें। बैटरी को कभी भी डिस्चार्ज अवस्था में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह खराब हो जाती है। हमेशा उसको अगर स्टोर करना है तो उसको हमेशा ट्रिकल चार्जिंग में लगा के रखना चाहिए। ट्रिकल चार्जिंग में हम बैटरी को जो है मिली एम्पियर में चार्ज करते हैं। अगर बैटरी फ्लोट चार्जिंग में है तो निर्देशानुसार बीच बीच में चार्ज और डिस्चार्ज करें। अगर बैटरी फ्लोट चार्जिंग में है, फ्लोट चार्जिंग मतलब क्या? जब बैटरी से चार्जर और लोड दोनों जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में बीच बीच में हमें उसको चार्ज और डिस्चार्ज करते रहना चाहिए। बैटरी की अवस्था जानने के लिए समय समय पर स्पेसिफिक ग्रेविटी व वोल्टेज नापते रहना चाहिए। समय समय पर हमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नापनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे नापेंगे? हाइड्रोमीटर से। वोल्टेज किससे नापेंगे? मल्टीमीटर से। तो बैटरी के रख रखाव के लिए ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, हाइड्रोमीटर और मल्टीमीटर। इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय डिस्टिल वाटर में धीरे धीरे एसिड डालें। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि डिस्टिल वाटर में धीमे धीमे एसिड डालें, न कि एसिड में डिस्टिल वाटर डालने की बात हो रही है। कई बार इस पॉइंट पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि
डिस्टिल वाटर में एसिड को डालना इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय कि वाटर में डिस्टिल एसिड को डालना है। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि हमें हमेशा डिस्टिल वाटर में ही इलेक्ट्रोलाइट डालना है। ऐसा वो भी धीरे धीरे डालना है, कई बार उसमें नहीं डाल देनी है। इससे क्या होगा, उसमें से जो सल्फ्यूरिक एसिड है कई बार डालने से वो छिटक कर हमारे ऊपर पड़ सकता है। डिस्टिल वाटर के बदले कभी भी साधारण पानी का प्रयोग न करें, जबकि इससे पहले हम चर्चा कर चुके थे कि उसमें डिस्टिल वाटर में जो मिनरल्स नहीं होते, मिनरल्स लगभग गायब भी हो जाते हैं, जो हमारे प्लेटों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर उसमें मिनरल रहेगा तो प्लेटों को खराब करेगा। इसलिए साधारण पानी कभी यूज नहीं करना है और डिस्टिल वाटर का प्रयोग करना है। इलेक्ट्रोलाइट या एसिड लगने पर उसे अमोनिया या साफ पानी से धीरे धीरे धो लें। अगर मान लीजिए किसी कारणवश हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नाप रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर कोई एसिड हमें लग गया कहीं हाथ में या कहीं पे भी, तो उसे साफ पानी या अमोनिया से हमें धीमे धीमे धो लेना है। अधिक रेट से चार्ज या डिस्चार्ज न करें, मतलब करंट रेटिंग या करंट से मतलब है, रेट का मतलब करंट से है। तो बैटरी को अधिक रेट से कभी चार्ज नहीं करना चाहिए और अधिक रेट से हमें डिस्चार्ज भी नहीं करना चाहिए। टर्मिनल तथा स्ट्रिप को हमेशा साफ करके पेट्रोलियम जेली लगाएं, जो जिससे बैटरी जुड़े हुए हैं सीरीज कम्बिनेशन में या पैरेलल कम्बिनेशन में, तो स्ट्रिप के द्वारा जुड़े होते हैं। तो हमें देखना है कि उस स्ट्रिप पे जो होता है वो सल्फेशन आ जाता है, तो उसको हमेशा साफ करते रहना चाहिए और साफ करके वहाँ पे जेली, पेट्रोलियम जेली लगा देनी चाहिए, जिससे वो सल्फेशन जो होता है वह लगभग खत्म हो जाएगा। बैटरी अगर इस्तेमाल में न हो तो इसे ट्रिकल चार्ज पर लगाएं। ट्रिकल चार्ज में क्या मतलब, मिली एम्पियर में की चार्जिंग में लगाएं इसको। अगर किसी सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो गई हो तो उसे अलग से निकाल कर चेक करें और जांच करें, चार्ज करें। मान लीजिए किसी सेल की, जो बहुत सारी सेल्स अगर सीरीज में लगी हुई हैं, अगर बीच वाले किसी सेल की एक की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो गई है तो उस सेल को उस सीरीज से बाहर निकाल लेना है और उसको अलग से चार्ज करना है और चेक करना है। बैटरी को साफ एवं सुथरा रखना चाहिए और इसके नीचे पोर्सिलिन इंसुलेटर रखना चाहिए। बैटरी को हमेशा साफ सुथरा रखना, सीधे बैटरी को हमें फर्श पे नहीं रखना, क्योंकि उस केस में बैटरी की जो बॉडी जो होती है उसको ज़मीन से अर्थ लेने की चांस अधिक होती है। इसलिए हमेशा उसको, हमेशा जो बैटरी को है कहीं भी रखें तो इंसुलेटर के ऊपर ही रखें। तो इंसुलेटर जैसे पोर्सिलिन का हो सकता है या लकड़ी हो सकता है सूखी हुई, तो इस प्रकार के चीज़ों पे हमें बैटरी को रखना है। बैटरी को के सभी कनेक्शन टाइट होने चाहिए, मतलब मान लीजिए जो बैटरी हम जोड़ रहे हैं, सीरीज या पैरेलल कम्बिनेशन बना रहे हैं या मिश्रित कम्बिनेशन बनाए हैं, तो हमें देखना है कि सभी जो कनेक्शन हैं जो नट बोल्ट से हमने टाइट किया, क्या टाइट है नहीं है। हमेशा वो टाइट होने चाहिए। अगर वो ढीला है तो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और आगे जो हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी और उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। द्वितीय सेलों की प्रारंभिक चार्जिंग और उन्हें लगाना। लेड एसिड सेल की प्रारंभिक चार्जिंग। लेड एसिड सेल की प्रारंभिक चार्जिंग कांस्टेंट करंट विधि के द्वारा करते हैं। तो कांस्टेंट करंट विधि मतलब इसमें क्या होता है कि एक चार्जर की जो करंट की रेटिंग है उसको कितने रेट से हमें चार्ज करना है वो फिक्स कर देते हैं। चार्जिंग करते समय नए लेड एसिड सेल में पॉजिटिव जो प्लेट होता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पहले पार्ट वाले वीडियो में कि लेड पेरोक्साइड क्या होता है, और निगेटिव जो प्लेट होता है लेड का बना होता है। जब बैटरी निर्माता कार्ड के अनुरूप स्पेसिफिक ग्रेविटी का सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है तो दोनों प्लेटें रासायनिक क्रिया करके लेड सल्फेट की बन जाती हैं।
यानी स्टार्टिंग कंडीशन में। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, यहाँ मान लीजिए जो है यहाँ Pb प्लस H2SO4 निगेटिव प्लेट जो भी लेड सल्फेट की बन गई। जब सेल को हम चार्ज में लगाते हैं तो सेल के अंदर पानी आने अपने अवयवों में H और OH में विभक्त हो जाता है, H और O में, ऑक्सीजन में। यहाँ हाइड्रोजन ऋण प्लेट पे तथा, क्योंकि हाइड्रोजन ऋण प्लेट पे क्यों जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे जो है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे जो है यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन जो है हमेशा धन प्लेट की तरफ जाएगा, क्योंकि सेम चार्जेज में रिपल्सन होता है और डिफरेंट चार्जेज में अट्रैक्शन होता है। तो अगर निगेटिव प्लेट पे देखें हैं तो क्या जाएगा, जबकि दोनों प्लेटें लेड सल्फेट की बन चुकी हैं, तो नेगेटिव प्लेट जो उसमें होगी लेड सल्फेट की बनी हुई है। जब हमने उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाले, वो सल्फ्यूरिक एसिड डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो दोनों प्लेट लेड सल्फेट की बन गई। अब इसमें हम पहचान कैसे करें कि कौन सी पॉजिटिव प्लेट है और कौन सी निगेटिव प्लेट है। तो जो पानी टूटा अपने दो अवयवों में, तो हाइड्रोजन हमेशा जो जाएगा वो हमेशा निगेटिव प्लेट पे जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो चार्जेज है वो प्लस है। तो Pb+SO4 प्लस 2H, तो Pb प्लस H2SO4। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो निगेटिव प्लेट बन रही है वो लेड की हमें मिल गई। इसी प्रकार जो है पॉजिटिव प्लेट पे हमेशा जो जाएगा ऋणात्मक चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे है। तो PbSO4 प्लस O प्लस H2O, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं PbO2 प्लस H2SO4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पॉजिटिव प्लेट है वो जो हो गई लेड परऑक्साइड। प्रारंभिक चार्जिंग। प्रारंभिक चार्जिंग निर्माता द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही की जाती है। यदि कोई निर्देश नहीं दिया गया है तब सेल की कैपेसिटी को 15 से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई 80H की सेल है, अब इसको कितने रेटिंग से हमें चार्ज करना है, तो 80 को 15 से भाग देंगे तो 15×75 लगभग 5.5 एम्पियर, यानी जो चार्जिंग करंट रखनी है वो 5.5 एम्पियर रखनी है। चार्जर की आउटपुट वोल्टेज 2.7 वोल्ट प्रति सेल होनी चाहिए। अब लगातार 15 घंटे बिना रुकावट के चार्ज करते हैं। अब इतनी चीज़ हम फिक्स कर देते हैं, चार्जर की जो आउटपुट वोल्टेज है प्रत्येक सेल के हिसाब से 2.7 वोल्ट होना चाहिए 80H के लिए, और जो चार्जर की आउटपुट करंट है वो 5.5 एम्पियर होनी चाहिए। अब इतना करने के बाद अब लगातार हम उसे बिना रुकावट के 15 घंटे तक चार्ज करते हैं। लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना। उपकरण: शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड, शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड, डिस्टिल वाटर, शीशे की कीप, शीशे का बड़ा जार। मतलब यहाँ पे जो भी लेना है हमें, जो जार ले रहे हैं, जो शीशे की कीप ले रहे हैं, शीशे बीकर ले रहे हैं, सभी इंसुलेटिंग मटेरियल होनी चाहिए, ना कि कंडक्टर मटेरियल होनी चाहिए। सब ये इंसुलेटिंग मटेरियल हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। शीशे की छड़, रबर ग्लास, ग्लव्स, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नापेंगे, थर्मोमीटर से उस इलेक्ट्रोलाइट्स की हम समय समय पे टेम्परेचर मेजर करते रहेंगे। रबर ग्लव्स अपने हाथों में दस्ताने जो है पहन लेंगे। शीशे की छड़ लेंगे, शीशे की छड़ की सहायता से
डिस्टिल वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड को धीरे धीरे डालेंगे। शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में तेजाब कहते हैं। डिस्टिल वाटर इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जिसमें मिनरल्स ना हो। शीशे की कीप जो इंसुलेटिंग है, शीशे का बड़ा जार इंसुलेटिंग है, और बीकर। विधि, अब इलेक्ट्रोलाइट जो अब विधि, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें। कंपनी जो प्राप्त सेल है उसको सबसे पहले डिस्टिल वाटर से अच्छी तरह से धुलेंगे और उसके बाद उसको सुखाएंगे। अब कांच के बर्तन में डिस्टिल वाटर लेते हैं तथा इसमें बूर करके सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्टिल वाटर में मिलाते हैं। किसकी सहायता से? जो शीशे की छड़ है, तथा कांच की छड़ से घोल को लगातार हिलाते रहते हैं। लगभग जो सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर का जो रेशियो रखा जाएगा यहाँ पे, मतलब 1 भाग जो है सल्फ्यूरिक एसिड और 4 भाग पानी। घोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर की सहायता से नापते रहते हैं। हाइड्रोमीटर की सहायता से नापते रहेंगे, मतलब वो नहीं कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जब बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जब गर्म अवस्था में उस समय में नहीं मेजर करना है, क्योंकि वो हाइड्रोमीटर से उस केस में खराब हो जाएगा। उसको ठंडा होने देंगे, उस समय ठंडा होने के बाद उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करेंगे। ये नहीं कि अगर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और बहुत हीट हो जाता है, तो उस केस में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं मेजर करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब इलेक्ट्रोलाइट ठंडा हो जाएगा उस समय मेजर करेंगे। जब घोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बैटरी निर्माता कार्ड के अनुरूप हो जाए तो H2SO4 मिलाना छोड़ देते हैं। बीच बीच में घोल का तापमान नापते रहते हैं, या 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी यहीं 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचे तो हमें उसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना बंद कर देना चाहिए और उसे फिर ठंडा होने देना चाहिए। या यदि घोल का तापमान अधिक हो जाए तो उसे ठंडा होने दें। घोल के ठंडा हो जाने पर फिर उसमें एसिड मिलाना शुरू कर दें। घोल को कम से कम 12 घंटे तक ठंडा होने दें। यदि घोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ठंडा होने पर कम हो जाए तो घोल में थोड़ा एसिड सावधानीपूर्वक मिलाकर ग्रेविटी ठीक कर लें। तैयार घोल को कीप एवं बीकर की सहायता से घुले हुए सेल में भर देते हैं। अब सेल को 12 से 16 घंटे तक छोड़ दें। इसके बाद यह सेल में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो जाए तो और इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर लेवल ठीक कर लें। अब सेल चार्जिंग के लिए तैयार है। सावधानियां, कभी भी एसिड में डिस्टिल्ड वाटर न मिलाएं, अन्यथा भयंकर विस्फोट हो सकता है। अपने शरीर एवं वस्त्र को एसिड से बचा कर रखें। चार्जिंग मतलब इनिशियल चार्जिंग धारा जो होती है, जो चार्जर की आउटपुट धारा होगी जो बैटरी पे जाएगी, वह जो बैटरी का AH होगा, जो क्षमता होगी उसको 15 से भाग दे देंगे और जो चीज़ आएगा उतने एम्पियर से हम बैटरी को चार्ज करेंगे। 50 घंटे बाद इसे तब तक चार्ज करते हैं तब तक कि गैस निकलना शुरू न हो जाए। वहाँ वोल्टेज 2.5 से 2.55 वोल्ट पर सेल या स्पेसिफिक ग्रेविटी 1210 ±5 न हो जाए, यानी 1210 से 1215 तक न हो जाए, तब तक हम इसको चार्ज करते रहते हैं। प्रत्येक आधे घंटे बाद हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं। जब सेल की ग्रेविटी 4 घंटे तक स्थिर हो जाती है
तो सेल को पूर्णतः चार्ज मान लेते हैं। कमरे का ताप 27 डिग्री से सेल्सियस अधिक नहीं होना चाहिए। कमरे का ताप सेल की पूरी कैपेसिटी में लाने के लिए अब सेलों को डिस्चार्ज बोर्ड की सहायता से कितने रेटिंग से चार्ज करेंगे, उसकी जो क्षमता है उसको 10 से भाग देंगे। सेल की जो क्षमता है उतनी धारा से उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। इसके बाद फिर चार्ज किया जाता है, फिर डिस्चार्ज किया जाता है। इस प्रकार 3 चक्र किए जाते हैं। मतलब चार्ज डिस्चार्ज करने का चार्ज क्या करेंगे, ES/15 से भाग देंगे, फिर उसको डिस्चार्ज की रेटिंग क्या रखेंगे, ES/10। इस प्रकार यह प्रक्रिया साइकिल जो है 3 बार करते हैं। तथा सेल पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है। अब सेल सर्किट में लगाने के लिए तैयार है। ये प्रक्रिया 3 बार करने के बाद अब होता है कि अब सेल को हम लोड पे लगा सकते हैं। द्वितीयक सेलों की फ्लोट बूस्ट ट्रिकल चार्जिंग दर व समायोजन। बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बैटरी को से एक बार धारा लेने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाती है। पुनः उसे धारा लेने के लिए उसको चार्ज करने की आवश्यकता होती है। दूर संचार के लिए सामान्यतः जो चार्जर प्रयोग करते हैं उसमें बूस्ट चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग और ट्रिकल चार्जिंग की सुविधा रहती है। अब देखेंगे बूस्ट चार्जिंग क्या होता है। इसे क्विक चार्जिंग मतलब जल्दी से इसमें बैटरी चार्ज हो जाती है, क्योंकि इसमें जो करंट की रेटिंग होती है अधिक होती है, चार्जिंग रेटिंग। इसमें चार्जिंग में बैटरी को हाई रेट से चार्ज करते हैं। मतलब हाई रेट मतलब क्या, हाई करंट से चार्ज करते समय दूर संचार के उपकरण को नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि इसमें बैटरी पे हाई करंट जा रही है। अगर उस समय मेरा उपकरण जो है अगर बैटरी से जुड़ा हुआ है तो उपकरण के खराब होने के चांसेस अधिक रहेंगे। इसलिए हमेशा जो है बूस्ट चार्जिंग में बैटरी चार्जर से जुड़ी रहेगी, लोड जो होगा डिस्कनेक्ट होगा। क्योंकि इस समय चार्जर की वोल्टेज अधिक होती है, इस समय चार्जर के सर्किट में फिल्टर सर्किट की आवश्यकता नहीं होती। फ्लोट चार्जिंग, इस चार्जिंग में उपकरण तथा बैटरी दोनों ही चार्जर के साथ जुड़े रहते हैं। इसमें उपकरण को सप्लाई मिलती रहती है और साथ साथ बैटरी भी धीरे धीरे चार्ज होती रहती है। AC मेन सप्लाई न रहने पर उपकरण बैटरी से चलता रहता है। मतलब इसमें उतने ही जो रेटिंग रखी जाती है फ्लोट चार्जिंग में करंट जितनी हमारी लोड करंट ले रही है उस रेटिंग से लगभग हम चार्ज करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग, बैटरी को कभी भी खाली नहीं रखा जाता। अर्थात जो स्टोरेज बैटरियां हैं जो हम स्टोर में रखते हैं बैटरियां, उसको ऐसे ही नहीं रखना है, हमेशा इसमें काम लेते हैं। अगर कभी खाली रखने की ज़रूरत पड़ती है, स्टोर में रखने की ज़रूरत पड़ती है, तब सेलों को फुल चार्ज करके ट्रिकल चार्ज में रखते हैं। ट्रिकल चार्ज में जो है मिली एम्पियर की रेटिंग से चार्ज करते हैं। अर्थात जो 400 AH की बैटरी को 400 मिली एम्पियर की रेटिंग से हम चार्ज करेंगे। तो ये जो चार्जिंग होती है ट्रिकल चार्जिंग होती है। द्वितीयक सेलों में विभिन्न दोष तथा उनके रोकथाम। सल्फेशन, यह सेल की प्लेटों पर सफ़ेद रंग की चिट्टियाँ दिखाई दें तो यह सल्फेशन का सूचक है। यह संपूर्ण प्लेट पर फैली होती है और प्लेट दिखाई न दे तो सेल की क्षमता कम हो जाती है। कारण, सेल को अधिक चार्ज या डिस्चार्ज करने पर ऐसी इसमें जो है समस्या आती है। सेल में घोल का कम हो जाना मतलब इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो जाना, जिससे फ्लोट प्लेट पाइप के संपर्क में आ जाती हैं घोल में प्रयोग जल या अम्ल की अशुद्धि के कारण। मतलब एक तो है क्या कि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो गया, या क्या अधिक डिस्चार्ज या चार्ज कर रहे हैं, या उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग कर रहे हैं
उसमें अशुद्धि है। तो इसका निवारण क्या है? सेलों को नॉर्मल रेट के 1/3 जो नॉर्मल रेट से हम चार्ज करते हैं, मान लीजिए 6 एम्पियर के रेट से चार्ज कर रहे हैं तो उसके 1/3 यानी 2 एम्पियर से तब तक चार्ज करते रहते हैं जब तक कि गैस ना निकलने लगे, तथा फिर से सेल को उसी रेट से डिस्चार्ज करते हैं, मतलब जिस रेट से हमने चार्ज किया है। उपरोक्त दोनों क्रिया तब तक दोहराएं जब तक कि सेल की वोल्टेज 2.35 वोल्ट न हो जाए। प्लेट पर सफ़ेद चकती दिखाई नहीं देनी चाहिए। बकलिंग भी एक दोष है। इसमें प्लेट मुड़ जाती है या मुड़कर बर्तन की दीवारों या सतह साथ वाली प्लेटों के संपर्क में आ जाती हैं। कारण अधिक चार्ज या डिस्चार्ज। निवारण, यदि प्लेटें कम मुड़ी हैं तो प्लेटों को निकाल कर प्रेस करके ठीक कर ली जाती है। मतलब मान लीजिए प्लेटें मुड़ गई हैं तो उसको सीधा कर लें, प्लेटों को निकाल के उसके अंदर से। यदि अधिक मुड़ गई हो तो उस अवस्था में बदलनी पड़ती है। आंतरिक शॉर्ट सर्किट। आंतरिक शॉर्ट कब होगा? सेल गर्म हो, मतलब जब शॉर्ट होगा तो उस अवस्था में सेल क्या होगा? गर्म हो जाएगा। चार्ज करने के बाद वोल्टेज तुरंत कम हो जाएगी तथा सेल में गैसिंग नहीं होगी। कारण प्लेट का टुकड़ा टूटकर प्लेटों के बीच में गिरकर शॉर्ट सर्किट या प्लेटों का मोड़कर शॉर्ट करना। निवारण, प्लेटों को निकालकर जिस कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है उस कारण को दूर किया जाता है। मतलब मान लीजिए इसमें कोई लोहे का टुकड़ा, जो भी चीज़ें गिरी हुई हैं उसको फिर क्या करते हैं, प्लेटों को निकाल लेते हैं और उसमें से जो लोहे का टुकड़ा, जो भी चीज़ें उसको शॉर्ट कर रही हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं। धारिता का खत्म होना। सूचक तथा प्रभाव वही जो आंतरिक शॉर्ट सर्किट्स में है। अंतर केवल इतना है कि सामान्य अवस्था में सेल गर्म नहीं होता। कारण कम सल्फेशन या कम बकलिंग या आई का अधिक होना। मतलब सेल की अगर आई मतलब अधिक समय तक हो गई है तो इस केस में भी यह धारिता उसकी खत्म होने लगेगी। निवारण, सल्फेशन या बकलिंग जिस कारण के दोष आया हो उसी प्रकार निवारण किया जाता है। आंतरिक डिस्चार्ज वही जो आंतरिक शॉर्ट सर्किट्स में है। कारण बकलिंग या सल्फेशन, मतलब प्लेटों का तिरछा हो जाना, मुड़ जाना या प्लेटों में सल्फेशन आ जाना। निवारण, प्लेटें बाहर निकालकर खराब प्लेटों को बदल दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कम होना। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व चार्ज करने पर भी पूर्वावस्था में न आना तथा चार्ज करने पर सुधार न होना। कारण आंतरिक शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रोलाइट का अधिक गैसी के कारण उड़ जाना या सल्फेशन। निवारण, इलेक्ट्रोलाइट को एक जार में बाहर निकालकर अधिक अपेक्षित घनत्व का तेजाब इतना मिलाया जाता है कि घोल का अपेक्षित घनत्व ठीक हो जाए। अब इस घोल को सेल में भरकर चार्ज करते हैं तथा बीच बीच में चार्जिंग आधा घंटा बंद करके अपेक्षित घनत्व नापते हैं। इस प्रकार चार्ज 6 चक्र करते हैं। यदि सेल का अपेक्षित घनत्व ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सेल का शॉर्ट सर्किट वाले अनुच्छेद से निवारण किया जाता है। अधिक अपेक्षित घनत्व, हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अपेक्षित घनत्व हमेशा ज़्यादा मिलना। कारण आसुत जल के स्थान पर तेजाब से सेल को टॉपअप करना। निवारण, सेल की धारिता के 10, मतलब जो धारिता है सेल की क्षमता जो है उसको 10 से भाग देते हैं और जो धारा आती है उस की धारा से गैस निकलने तक चार्ज करना। फिर
कुछ इलेक्ट्रोलाइट निकालकर आसुत जल में मिलाते हैं तथा प्रत्येक घंटे पर स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं। यह ज़्यादा हो तो यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक अपेक्षित घनत्व ठीक न हो जाए। सेलों की रिवर्स वोल्टेज, सेल की यह किसके कारण होता है? सेल की धन और ऋण प्लेट रिवर्स वोल्टेज दिखाती है। कारण क्या होता है? बैटरी के अंदर जब कोई सेल शॉर्ट सर्किट के कारण जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है तब तथा अन्य सेल डिस्चार्ज हो रहे हों, उस समय यह सेल दूसरे सेलों से धारा लेकर रिवर्स दिशा में चार्ज होने लगता है तथा रिवर्स वोल्टेज दिखाने लगता है। निवारण, शॉर्ट सर्किट के कारणों को दूर करके सेल को अलग से चार्ज करते हैं। शेडिंग, धारिता में कमी आना या शॉर्ट सर्किट होना। कारण, अधिक गैसिंग के कारण धन प्लेट से लेड पेरोक्साइड के पेस्ट का निकल जाना या सल्फेशन होना। निवारण, यदि दोष अधिक है तो सेल बदल देते हैं, यदि कम है तो कम रेट पर चार्ज करके दोष ठीक कर लेते हैं। स्लज जमना, इसमें लेड पेरोक्साइड या सफ़ेद गंदगी के रूप में तली में जमा हो जाता है। कारण, रख रखाव ठीक न होना, अधिक गैसिंग होना या सेलों को अधिक हिलना डुलना या अधिक सल्फेशन। निवारण, यदि कम है तो प्लेटर निकालकर स्लज साफ करके कम रेट पर चार्ज करते हैं। यदि अधिक है तो सेल बदला जाता है। धन्यवाद।